नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम 2 दिन के भीतर अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर भूपेश मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। राजभवन में उन्हें एक सादे समारोह में शपथ दिलाई गई। शपथ से पहले पुराने वाले मंत्री डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम का दर्द जिस तरह से छलका, उनके शब्दों को यदि गौर करें तो उन्होंने साफ तौर पर जो कहा उसे आपको गौर करना चाहिए। मंत्रिमंडल किसी को रखना और किसी को नहीं रखना ये मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। और मुख्यमंत्री के तो पूरा मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल में किसको जगह कहाँ देना है तो उनके एक प्रसाद होता है, वो जब चाहे तो उसको ले सकते हैं। मुझे कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश है कि आपको इस्तीफा देना है। आपने इस्तीफा दिया नहीं जाता है, इस्तीफा लेते हैं। आपने गौर किया होगा कि डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम बेहद भावुक नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन राजनीति की अपनी कुछ मजबूरियां होती है। उनके सजल नेत्रों को आंखों के चश्मे ने रोक दिया। ऐसी कुछ और तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजनीति में नजर आ रही है, जहां भूपेश सरकार के सबसे आखिरी में मंत्री बनाए गए यानी 13वें मंत्री अमरजीत सिंह भगत से जब पत्रकारों ने इस बारे में प्रतिक्रिया चाही तो पहले तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, यह तो मुख्यमंत्री और पार्टी आला कमान का निर्णय होता है कि किसे कहां फिट करना है। यही शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। हाई कमान का माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विशेषाधिकार है किनको कहां पर फिट करना है और किनको क्या जवाबदारी देना है। इस फिट करने वाली बात से आगे जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि सरगुजा से एक मंत्री हटाए गए हैं, अब क्या आपका नंबर है, तब तो मंत्री जी पत्रकार पर ही बिफर पड़े और समझाने लगे यदि तुम्हें रिपोर्टर पद से हटा दिया जाए कृपया ऐसे प्रश्न न पूछे। मंत्री जी के भाव को भी गहराई से समझना होगा। चर्चा ये भी है कि सरगुजा संभाग से एक और मंत्री हटाए जा सकते हैं। सरकार और संगठन में तालमेल बनाने के लिए नाम आपका भी है, क्या लगता है आपको? आप लोगों को सब जानकारी है तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अगर आप लोगों को अंदर खाने का सब जानकारी है कि कहाँ क्या हो रहा है तो हाईकमान का अधिकार है विषय। मैं बोल रहा हूँ कि आपको रिपोर्टर पद से हटाया जाएगा, कैसे करोगे? आपका बॉस का आदेश कुछ रहेगा, इस प्रकार का प्रश्न नहीं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि छत्तीसगढ़ के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अमरजीत सिंह भगत या दीपक बैज दोनों में से किसी एक को बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसी चर्चा और कयास बीते कई महीनों से लगाए जा रहे थे। आखिरकार दीपक बैज ने बाजी मार ली। बस्तर का आदिवासी चेहरा है। उम्मीद थी कि सरगुजा से इस बार मौका मिलेगा, लेकिन टी.एस. सिंहदेव बाबा को जिस तरह से एडजस्ट किया गया है, चुनाव के 4 महीना पहले उप मुख्यमंत्री बनाकर उनकी कथित नाराजगी को जिस तरह से रोकने की कोशिश की गई, वहां अमरजीत भगत का भी व्यवहार बाबा से बहुत बेहतर नहीं बताया गया। बीते साल जब अंबिकापुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन हो रहा था तब वहां अलग अलग गुटों के नारों की आवाज आई थी। एक स्वर बाबा जिंदाबाद के नारे लगा रहा था तो दूसरा सुर मंत्री अमरजीत भगत के जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा था। बताया गया कि वहां 2 बार फीते काटे गए। मैंने भी देखा कि नाम ले लेके नारे लगाने की जो प्रवृत्ति है, हमने जोगी जी के समय देखा था कि ऐसा होता था और उसका परिणाम ये रहा कि 15 साल तक कांग्रेस सत्ता के बाहर रही। तो समझदारी हमको रखनी चाहिए। ऐसे हालात में यदि अमरजीत भगत को छत्तीसगढ़ का पीसीसी चीफ बना दिया जाता, जाहिर तौर पर बाबा तो खुश नहीं रहते। यह एक बात जो गौर करने वाली है कि बाबा को जिस तरह से डिप्टी सीएम बनाया गया है, वहां क्या सरगुजा की जनता भी इस निर्णय से खुश है? बाबा ने तो हाल फिलहाल कैमरे के सामने आकर जिस तरह से संतोष दिखाया, क्या उनके संतोष के पीछे जनता की सहमति भी है? इस पर हमने अपने स्थानीय संवाददाता से बात की, तब जानकारी मिली कि ऐसा नहीं है। सरगुजा की जनता को उम्मीद थी कि बाबा जो चाहते हैं उन्हें वहां होना चाहिए था। कोशिश तो खूब हुई, लेकिन अमरजीत सिंह भगत और बृहस्पति सिंह जैसे तमाम वो चेहरे हैं जो कभी बाबा के आगे पीछे घुमा करते थे, अब जिस तरह से बगावती स्वर सुनाई दे रहे हैं। हालांकि सारी बातें मीडिया में खुलकर नहीं आती। अंदर खाने जो कुछ चल रहा है उसे थामने की एक बेहतर कोशिश है कांग्रेस रणनीतिकारों ने, जो एक के बाद एक जो बड़े निर्णय लिए हैं। जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव के पहले ऐसे असंतोष को थामने की ईमानदार कोशिश कही जा सकती है, लेकिन ऐसी कोशिशों को उस वक्त धक्का लगता है
जब कोई जिम्मेदार मंत्री स्तर का व्यक्ति कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जिससे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी उसे लपकने में थोड़ी भी देरी नहीं करती। खासकर छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता और मंत्री मोहम्मद अकबर, जिन्होंने हाल में ही स्वीकार किया कि गंगा जल लेकर हमने शराबबंदी की कोई कसम नहीं खाई थी। मीडिया के सामने बाकायदा इसके लिए उन्होंने कुछ पुराने वीडियो क्लिप्स भी दिखाया और उसके बाद ये समझाने की कोशिश की कि हमारी सरकार शराबबंदी के प्रति कितनी ईमानदार है। हमने बाकायदा सत्यनारायण शर्मा जो सीनियर विधायक हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, 2626 भारत माता वाहिनी बनाई जो शराबबंदी के कार्य में लगी है। शराबबंदी को लेकर मंत्री मोहम्मद अकबर के मुंह से गंगा जल की कसम वाली बात निकलनी थी और भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा का एक्टिव होना था। ये दोनों चीजें एक साथ बहुत तेजी से हुई। भाजपा के महिला मोर्चा ने मंत्री मोहम्मद अकबर के घर के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मटका लेकर पहुंच गई और शराबबंदी का वादा याद दिलाने की कोशिश की। ऐसी एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से 11 नवंबर 2022 को भी बिलासपुर में मातारी हुंकार रैली के माध्यम से की गई थी। जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बिलासपुर आना हुआ था, वो भी एक प्रभावी कार्यक्रम था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शराबबंदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी महिला मोर्चा को जिस तरह से आगे फ्रंट फुट पर खड़ा कर रहा है, इसे एक संकेत तो साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि आने वाले दिनों में शराबबंदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। खासकर छत्तीसगढ़ की आधी आबादी की भावनाओं को इससे जोड़कर जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके प्रभावी असर की मजबूत संभावना नजर आ रही है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में जिस तरह के बदलाव कर रही है और सरकार को भी जिस तरह से नए कलेवर में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी पुराने आंदोलनों को भी हवा देने में पीछे नहीं हट रही है। ऐसे एक नजारा नया रायपुर के तूता में देखने को मिला, जो सरकार के द्वारा एक घोषित धरना स्थल है। यहाँ अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी हजारों कर्मचारी दिन रात 24 घंटे आंदोलन पर बैठे हैं। पिछले 11 दिनों से दिनेश शर्मा जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नेता हैं, ये अनशन पर है। इन्होंने कोई भोजन नहीं लिया है, सिर्फ पानी पीकर ये अभी तक जिंदा है। ऐसे ही अनेक चेहरे हैं जो तूता में इस आंदोलन को धार दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी इस मौके पर वहां पहुंचे। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी उस आंदोलन को अपना समर्थन दिया और बताया कि 15 साल में उन्होंने कितनी नियुक्तियां की। डॉक्टर रमन सिंह के साथ भाजपा नेता गौरी शंकर के अलावा 11 दिनों से अन्न त्याग कर आंदोलन कर रहे कर्मचारी नेता दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, रसोई संघ, कांग्रेस ने 18 में बड़े बड़े वादे करके इनके साथ झूठ बोलकर सत्ता में बैठे हैं और पौने 4-5 साल होने के बाद भी एक कदम नहीं उठाया। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का, 1988 में रेगुलर किया गया, 97 में रेगुलर किया गया। 40,000 से ज़्यादा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी करने का काम, शिक्षा कर्मियों के जीवन में परिवर्तन यदि आया है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। हमने उनके वेतन वृद्धि और उनको रेगुलर करने की पूरी प्रक्रिया को कानूनी स्तर तक पहुंचाया है। सवाल आज यहाँ मैं आया हूँ तो इनकी मांग, कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में झूठे वादे किए। हम अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों के मांग के संबंध में, घोषणा पत्र में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और अन्य मांग के संबंध में घोषणा पत्र में इसको डालेंगे, घोषणा पत्र में रखेंगे। अनशन आंदोलन के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे अनियमित दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारियों की संख्या लाखों में बताई जा रही है। सही संख्या सरकार की ओर से फिलहाल जारी नहीं की गई है, लेकिन जो दावा किया जा रहा है उस पर यदि गौर किया जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से 2018 में जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसमें बिंदु क्रमांक 11 में साफ तौर पर नियमितीकरण का वादा किया गया था। इसी वादे को याद दिलाने का सही वक्त इन आंदोलनकारियों को नजर आ रहा है। यही कारण है कि लगातार ऐसे आंदोलन चल रहे हैं और एक विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन को अपना भरपूर समर्थन के साथ कर्मचारियों से चुनाव में सहयोग का वादा भी ले रही है। भाजपा की ओर से छत्तीसगढ़ में जिस तरह की आक्रामक राजनीति की रणनीति अपनाई गई है, उसके पीछे पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार और भाजपा के चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह की 5 और 6 जुलाई की बैठक को माना जा रहा है। 14 जुलाई को उनका छत्तीसगढ़ एक बार फिर आना था, लेकिन कार्यक्रम फिलहाल टल गया। बताया गया कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के विस्तार में उनकी अहम भूमिका रहने वाली है, इसलिए कार्यक्रम एक हफ्ते
और टल गया है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर की अगुवाई में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक की कार्रवाई जारी रखी गई और एक बार फिर 90 की 90 विधानसभा का ब्लूप्रिंट रखा गया। जिस तरह से 5-6 जुलाई को अमित शाह को जो फीडबैक दिया गया था, वो अंदर खाने की बात जो निकल कर आई, उससे अमित शाह संतुष्ट नहीं थे, जो उन्होंने नाराजगी दिखाई। तभी बैठक रात 2:30 बजे तक चलती रही और अगले दिन भी बैठक होती रही। नई रणनीति के अनुसार अब एक एक विधानसभा सीट को फोकस किया जा रहा है। ओम प्रकाश माथुर, जो इससे पहले पार्टी के अनेक राज्यों के प्रभारी और चुनाव प्रभारी रह चुके हैं, उनके पास अनुभव का एक जो लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका असर भी जमीनी स्तर पर दिखाई पड़ रहा है। जिला और मंडल स्तर पर अचानक भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से घेराव प्रदर्शन कर रही है, जिस तरह का परफॉर्मेंस आ रहा है, वो इस बदलाव की एक बड़ी परिणति माना जा रहा है। लेकिन 14 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ प्रवास स्थगित होने पर कांग्रेस की ओर से इस पर तंज कसते हुए यह दावा किया गया है कि इंटरनल सर्वे में भाजपा को 90 में से सिर्फ 11 सीटें ही मिलती नजर आ रही है। साथ ही सोशल मीडिया में यह लिखा गया कि अमित शाह बार बार छत्तीसगढ़ में भाजपा का वजूद बचाने के लिए आ रहे हैं, वो देश की चिंता छोड़कर छत्तीसगढ़ की चिंता कर रहे हैं। ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार अभी और देखने को मिलेंगे। राजनीति की सुचिता यहाँ से कहीं छिछली और धुंधली नजर आती है। कोशिश ये रहनी चाहिए कि समाज और देश की भलाई के लिए साफ सुथरी राजनीति हो, संयमित भाषा के साथ हमारे नेता जनता से जो वादा करते हैं उस पर कायम रहे। पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता अब इन नेताओं से एक एक पाई का हिसाब लेती है। घोटाले घपलों के आरोपों से कहीं आगे अब नेता के व्यक्तिगत चरित्र का भी परीक्षण होता है। इस कसौटी पर जो खरा उतरता है उसे ही गद्दी नसीब होती है। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात 23 जुलाई को होगी। मैं बैद्यनाथ धाम कांवड़ यात्रा पर जा रहा हूँ। 112 किलोमीटर पैदल कंधे में कांवर लेकर चलने का सुखद अनुभूति लेने सौभाग्य मुझे मिला है। कोशिश होगी मैं वहाँ की कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करूँ। देश दुनिया की चिंता के साथ राजनीति की सूचिता के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, हर तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार मेरा आपसे फिर आग्रह है कि देश और समाज की भलाई के लिए राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। आप भी प्रयास करें, कोशिश करें। यदि आप में सच्चाई और ईमानदारी है, देश सेवा के लिए राजनीति एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इसे जिस तरह का अछूत बना के रखा गया है, दरअसल ये चंद लोगों की कोशिश है। एक बार हम फिर कहेंगे, राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।